हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे वन्य समाज और औपनिवेशवाद यानी कि फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, जो आपका चैप्टर है, इसके सेकंड पार्ट के बारे में। तो पहले पार्ट मैंने पहले ही करा दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है पहले आप उसे देख लीजिए, फिर आपका ये सेकंड पार्ट है तो इसे फिर देख लीजिएगा। और ये हमारा 10वां लेक्चर है यानी कि 10वां लेक्चर है, जिसमें कि 9 लेक्चर मैं पहले ही प्रोवाइड करा चुकी हूँ। तो प्लीज प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, जिसमें कि मैंने एनसीईआरटी नोट्स करके नोट्स क्लासेस करके बना रखी है, जिसमें कि मैंने जो आपको एनसीईआरटी नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें भी से मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि एटलीस्ट जितने टॉपिक मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं उनसे रिलेटेड आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, चाहे वो असेसिंग रीजनिंग वाला क्वेश्चन हो या फिर आपका फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्योंकि मेन हम जो बेस बनाकर चल रहे हैं वो एनसीईआरटी को ही है। एनसीईआरटी में जितने भी फैक्ट्स दे रखे हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, हम उन्हीं को ही बेस बनाते हुए क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, ताकि जो हमारा एग्जाम है उसमें हम अच्छा से अच्छे स्कोर कर सकें। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकूं। लेकिन अगर कुछ रह जाता है, कुछ कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि चेंज होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को इम्प्रूव किया जा सके, और होप सो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए यूजफुल हो रही होंगी। लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सीरियसली बता रही हूँ, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को, इन पीडीएफ्स को रेडी करने में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करा करें, और चैनल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को, और होप सो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए यूजफुल रहें। तो जहां हमने कल छोड़ा था वहीं से हम इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन क्या कहाँ छोड़ा था हमारा, तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो था उस प्रणाली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जहां कुछ गांवों को वन संसाधनों तक पहुंच के बदले वन विभाग के लिए काम करने की अनुमति दी गई थी। तो यहाँ पर अगर आपने वो पूरे लास्ट तक देखी है, वैसे तो आपको आंसर पता ही होगा, लेकिन अगर कोई बच्चा हो जिसे ना पता हो, ऑप्शन नंबर ए है वन सुरक्षा प्रणाली, बी है वन संबंधी प्रबंध प्रणाली, सहकारी वानिकी और आरक्षित वन प्रणाली। तो अगर आपने सही से चीजें पढ़ी हैं तो आपको ऑप्शन पहले ही पता चल गया होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है, यानी कि वन संरक्षण प्रणाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी ये ऊपर हो गया ये वाला। तो आपका बस्तर में विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है व्यापार मार्ग स्थापित करना, बी है उच्च करों का विरोध करना, सी है औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना, और डी है आपका शिकार को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर अगर आपने चीजें सही से पढ़ी हैं तो आपको पता है यहाँ पर जो आंसर है आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि टू ओवरथ्रो कॉलोनियल रूल, यानी कि औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना, ये विद्रोह का मेन रीजन था, उद्देश्य था। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डच वन कानूनों का विरोध करने के लिए सेमिनोल्स ने किस पद्धति का उपयोग किया था? ऑप्शन है शांतिपूर्वक वार्ता, दूसरा हिंसक विद्रोह, तीसरा किराया या जुर्माना देने से मना करना, या वृक्षारोपण। तो आपने अगर सही से चीजें पढ़ी हैं तो आपका पता ही है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि किराया या जुर्माना देने से इनकार कर देना, ठीक है। उन्होंने किस तरीके से मतलब विरोध किया था, वो किराया और जुर्माना ही नहीं देते थे जो उन पे लगाया जाता था, तो इस तरीके से वो अपना विरोध जता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानियों द्वारा अपने कब्जे के दौरान जावा में वनों के शोषण का प्राथमिक कारण क्या था? ऑप्शन है आपका वन संसाधनों की रक्षा करना, बी ऑप्शन है संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना करना, तीसरा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए, और चौथा है आपका कृषि को बढ़ावा देना। तो अगर आप एलिमिनेट करोगे ना ऑप्शन को,
तो देखिए वन संसाधनों की रक्षा करना, तो ये जब बात हो रही है शोषण की, तो ये तो ऑप्शन पहले ही आपका एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन क्या है, संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना करना, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आप एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन को जितना अच्छे से समझोगे उतने अच्छे से आप लोग उसका आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पर शोषण की बात हो रही है, वनों के शोषण की बात हो रही है, ठीक है। तो हमेशा उस चीज पे ध्यान देना है कि कहाँ पर जब चीजें नहीं, क्वेश्चन नहीं भी पता होता ना, तो भी हम किस तरीके से चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन है सी ऑप्शन है, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है, दो ऑप्शन हमारे पहले एलिमिनेट हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कृषि को बढ़ावा देना, तो हम बात कर रहे हैं कि वनों के शोषण की, ठीक है। तो ज्यादा ऑप्शन अगर आप देखेंगे, देखिए ऑप्शंस आपके चेंज हो सकते हैं, एग्जामिनर भी आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन करेगा कि आप बहुत ज्यादा आपको लगे कि कोई ना कोई या तो ये ऑप्शन सही हो सकता है या फिर ये, दो ऑप्शन में आप हमेशा अटकोगे। तो कोशिश करना है कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी रखने की। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो सी होगा, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान ऐसे कौन से जानवर थे जिनका अत्यधिक शिकार किया गया था। तो कौन कौन से जानवर थे, हाथी और बाघ, सांप और मगरमच्छ, पक्षी और तितलियां, मेंढक और छिपकलियां, ठीक है। तो अगर बात करें आपके जो आपके एनसीईआरटी में पैराग्राफ दे रखे हैं ना, उन हर पैराग्राफ को अगर आपने सही से पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर बात हो रही है हाथी और बाघ की, ठीक है। इनका बहुत ज्यादा शिकार हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राजीलियाई अमेज़न में किस समुदाय ने वन कानूनों के बाद एक नए व्यवसाय के रूप में जंगली रबड़ के पेड़ों से लेटेक्स इकट्ठा करना शुरू किया था। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा, दो तीन तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें आप जरूर ध्यान से रखिएगा, मतलब कहीं नोट कर लीजिएगा। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है ना कि अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन करता है एग्जामिनर और वो अच्छा खासा क्वेश्चन बनाता है तो वहां पर वो उसकी निगाह जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो एक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ऑप्शन बता रही हूँ, मुंडुक रुकू, बी है सोमेन, बंजारा और कोरवा क्राचा। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, आंसर नंबर ए, मुंडू रुकू। इन्होंने जो पेड़ों से लेटेक्स इकट्ठा, रबड़ के पेड़ों से लेटेक्स इकट्ठा करना शुरू किया था और इसे अपना व्यवसाय भी बना लिया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन कानूनों के बाद मद्रास में कोरवा कार्चा और येरुकुला जैसे समुदाय ने रोजगार के लिए क्या करना शुरू किया था। तो क्या करना शुरू किया था, आंसर है ऑप्शंस है, रबड़ संग्रह करना या फैक्ट्रियों में काम करना या कृषि या पशुपालन। तो अगर देखा जाए तो क्या है, वनों कानूनों के बाद, ठीक है। तो वन कानून बनने के बाद जो ये समुदाय थे ना, ये बेरोजगार तो हो ही गए थे ना, इसी वजह से इन लोगों ने फैक्ट्रियों में काम करना शुरू किया था, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं ना कि कोई भी चैप्टर किस तरीके से उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसमें जैसे कि जो नाम यूज किए गए होते हैं उनमें से आप एक लिस्ट बनाना, जैसे कि जो जो समुदाय वहां पर स्थापित थे, ठीक है। और उस तरीके से, वैसे तो आपको क्वेश्चन सारे ऑलमोस्ट मिल गए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने लेवल पे भी चीजें करोगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत चीजें बेहतर हो जाएंगी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर सीरीज देखने के बाद आपको एक बार अपना चैप्टर जरूर रिवाइज करना है, ताकि आपको जो ये क्वेश्चंस है ये आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट सेट शुरू हो चुका है हमारा। तो हम अगर बात करें इसकी, तो पाठ में उल्लेखित खानाबदोश खेती के लिए दूसरा शब्द क्या यूज किया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है झूम, ठीक है, और मिल्पा, चेना या फिर तावी। तो अगर हम बात करेंगे, देखिए हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा सा एक चीज याद रखना कि जैसे खानाबदोश,
ये तो इसमें आपका झूम खेती हो जाएगा। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिससे कि मैं क्लियर करूंगी है, उसे हिंदी में एक और नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस तरीके से, जैसे खाना बदोश की बात हो रही है ना, तो खाना बदोश को यायावर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम, और एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके ना टर्म्स इंग्लिश में जरूर देख लिया करें, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि वो ट्रांसलेट तो कर देते हैं लेकिन कई बार वो सेम वर्ड को हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा समझ नहीं पाता कि उससे पूछा क्या जा रहा है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि जब भी कोई भी सब्जेक्ट, मैं इसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं ना, तो वहां पर ये कोशिश किया करें कि एटलीस्ट आपको उसके नाम एक दो बार आपकी निगाह में हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इससे क्या है कि अगर आपको ऐसा कुछ नाम देखने को मिलता है तो आप उससे फेमिलियर हो जाओ। और बाइलिंगुअल रखने का भी मेरा पर्पस यही है कि आप दोनों ही लैंग्वेज में परफेक्ट हो जाओ, चाहे आपसे एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पाठ में उल्लेखित खाना बदोश खेती के नाम से जुड़ा नहीं है। यहाँ पर याद रखिए कि बात कर रहा है जुड़ा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ इंग्लिश का नीचे चेक किया। ऑप्शन मध्य अमेरिका, बी अफ्रीका, सी श्रीलंका और डी दक्षिण पूर्वी एशिया। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं खाना बदोश खेती से जुड़े नामों के बारे में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ के अनुसार भारत में खाना बदोश खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ नाम, तो कौन कौन से नाम यूज किए जाते हैं। ऑप्शन है ध्येय, पैदा, बेबर, मिल्पा, चेतमेन, तावी, चेना, लॉर्ड और सॉरी ये चेना। ठीक है, यहाँ पर ये बाय मिस्टेक मतलब ये देखिए थोड़ा सा कभी कभी है ना ट्रांसलेशन में ये भी हो जाता है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हुआ है, चेना है यहाँ पर, सिर्फ इसे आप मतलब नहीं देखेंगे। ठीक है, सिर्फ चेना। और ध्येय, झूम, पेडू। तो यहाँ पर अगर आपने चीजें सही से पढ़ी हैं तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आपका आंसर डी आपका सही हो जाएगा, दया, झूम और पेडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन निवासी समुदाय में किस प्रकार कृषि प्रणाली जुड़ी हुई थी। देखिए जो वन निवासी थे उनके जो वो लोग थे उनके लिए कृषि प्रणाली वो किस तरीके से जुड़े हुए थे। ऑप्शन है औद्योगिक कृषि, बी खाना बदोश, सी गौरवशाली कृषि व्यवस्था और डी वैज्ञानिक खेती। तो यहाँ पर जब बात करते हैं ना वन निवासी, तो आप याद रखिएगा कि वन निवासी जो लोग थे उनके लिए गौरव हुआ करता है। ठीक है, एक तो वहाँ जिस स्थिति में वो वहां रहते हैं, ठीक है, तो वो एक तो अपनी संस्कृति को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो गौरवशाली कृषि, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो ऑप्शन है आपका उत्तर भारत, बी ऑप्शन है दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका है पूर्वी भारत। संथाल विद्रोह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन संथाल रिहैबिलिटेशन। ठीक है, तो ये जो है इसमें अगर हम बात करें संथाल विद्रोह की, तो संथाल विद्रोह में कौन कौन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक बात याद रखना कि संथाल विद्रोह से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट लोग है ना, ठीक है, मैंने सारा जो आपका जो ये विद्रोह है सारी इंफॉर्मेशन आपको नोट्स में प्रोवाइड करी हुई है, तो उससे थोड़ा सा ध्यान से याद रखना। तो पहला ऑप्शन है जॉर्ज यूल, बी ऑप्शन है बेंडिस, सी ऑप्शन है सिंधु कानू कनु और चांद और भैरव, और डी ऑप्शन है रूद प्रताप देव। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन पता ही होगा, अगर आप नोट्स भी सही से पढ़ रहे होगे ना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सिंधु कानू और कानू चांद वाला। ठीक है, भैरव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी शासन को स्थापित करना, भारी लोगों को निकालना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ये रिपीट हुआ है। वैसे तो आपका यहाँ पर आंसर पता ही होगा, उनका जो मुख्य उद्देश्य था भारी लोगों को निकाल फेंकना और न्याय को स्थापित करना, ठीक है। तो नेक्स्ट सीधे डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंडा विद्रोह का अगर हम बात करें तो इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? जॉर्ज यूल ऑप्शन बैंडेज ने किया था, या फिर आपका बिरसा मुंडा, या फिर अल्लूरी सीतारमन। एक बात ये बता रही हूँ कि कई बार जब आपको पता ना हुआ करे ना कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो कोशिश करा करें कि थोड़ा सा सिमिलैरिटीज देखा करें। तो अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो आपको यहाँ पर आंसर वैसे भी पता चल जाना है कि बिरसा मुंडा की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि ऑल जब हम बात करते हैं किसी किसी विद्रोह की, तो ज्यादातर जब विद्रोह होते हैं ना फेमस जो होते हैं, ठीक है, तो वो उनके नाम से ही हो जाते हैं। लेकिन ये कभी कभी होता है, हमेशा आप ये तुक्के नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, जब आपको बिल्कुल ही ऑप्शन में कंफ्यूजन लग रही है तो आप उसके साथ जा सकते हो। बिरसा मुंडा विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन है आपका, सॉरी इसे मैं ऊपर कर देती हूँ, वाणिज्य कृषि को बढ़ावा देना, बी आंतरिक शुद्धि और औपनिवेशिक शासकों से मुक्ति, सी ऑप्शन वन्य जीव आवासों की रक्षा करना, और डी ऑप्शन है वन्य उत्पाद का निर्यात करना। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आंतरिक शुद्धि और औपनिवेशिक शासकों से मुक्ति पाना, ठीक है। ये क्या था? मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका रंपा विद्रोह की अगर हम बात करें तो ऑप्शन है सुरेंतिको सोमेन ने किया था, अल्लूरी सीतारमन, गुंडाधुर, और ऑप्शन डी है लाल कौरन सिंह। देखिए यहाँ पर आपको वैसे भी आंसर शो हो ही गया है, क्योंकि ये मैंने इसमें मैं स्पेस नहीं दे पाई। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो अल्लूरी सीतारमन है, सीताराम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट सेट हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि हम बात करेंगे रंपा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये किस क्षेत्र में हुआ था? आपका मध्य भारत, ब्राजीलियाई अमेज़न, या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया, मद्रास प्रेसिडेंसी की गोदावरी शाखा। तो ये जो आपका हुआ था वो आपका मद्रास प्रेसिडेंसी की गोदावरी शाखा के तरफ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर विद्रोह के कुछ मुख्य कारण क्या थे? ठीक है, तो बस्तर विद्रोह के क्या मेन रीजन थे? तो बस शिकार को बढ़ावा देना नहीं, व्यापार मार्ग स्थापित करना नहीं, औपनिवेशिक शासक को उखाड़ फेंकना, ऑप्शन और डी ऑप्शन है वन संसाधनों की रक्षा करना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा, औपनिवेशिक शासक को उखाड़ फेंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बस्तर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का संदेश फैलाने के लिए ग्रामीणों ने क्या किया था? पहला, आग की टहनियां, मिट्टी के बर्तन और मिर्ची और तीर, बी टेलीफोन और समाचार पत्र, धुएं के संकेत और कबूतर दूत। तो यहाँ पर अगर आपने सही से पैराग्राफ पढ़ा है तो यहाँ पर और नोट्स भी पढ़े हैं तो उसमें भी मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया है कि जो उन्होंने संदेश किस तरीके से पहुंचाते थे, तो वो किस चीज का यूज करते थे, जैसे कि आग की टहनियां, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, मिर्च और तीर, इन सब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस व्यवस्था ने बस्तर के कुछ गांवों को वन संसाधनों तक पहुंच में विभाग के देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन एक रिपीट हुआ है कि जो आपका के कुछ लोगों को जो वनों में रहने की और वन विभाग के लिए काम करने की जो अनुमति दी जाती थी, उसका कौन सी प्रणाली के अंतर्गत किया जाता था? तो वो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आरक्षित वन प्रणाली।
ये पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं फर्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापानियों द्वारा अपने कब्जे के दौरान जावा में वनों के शोषण का प्राथमिक कारण क्या था? तो अगर हम बात करें प्राथमिक कारण की या प्राथमिक इनकी जो हुआ था वो था, ये भी आपका क्वेश्चन मुझे जहां तक लग रहा है रिपीटेड है, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर वन संसाधनों की रक्षा करना, संरक्षण क्षेत्रों को स्थापित करना, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए और कृषि को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक उद्देश्यों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में वन संबंधित कानूनों ने क्या अवैध बना दिया था? तो क्या अवैध बनाया था? कंदमूल एकत्रित करना, वन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी, ठीक है, खाना बदोश खेती और वन उत्पादों के लिए उत्पाद बेचना। तो यहाँ पर आपका जो अवैध हो गया था वो हो गया था कंदमूल फल एकत्रित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें लकड़ी काटने के संबंध में भारत में वन कानूनों का एक परिणाम क्या था? ऑप्शन ए है अधिक लकड़ी काटने को प्रोत्साहित किया गया, बी है लकड़ी काटने को अवैध बनाना, लकड़ी काटने को अवैध बना दिया, और लकड़ी संसाधनों तक की में पहुंच। तो यहाँ पर अगर आप चीजें सही से भी थोड़ा अपना दिमाग लगा के भी चीजें करोगे तो आपको ऑप्शन सारे ही एलिमिनेट होते हुए दिखाई देंगे। देखिए जब बात हो रही है लकड़ी काटने के संबंध में वन कानूनों के लिए, तो पहली बात प्रोत्साहित तो किया ही नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन तो ए ऑप्शन तो पहले ही चला गया। लकड़ी काटने को वैध करना, तो जब बात कर रहे हैं कि कानूनों काटने के संबंध में कानून, तो काटना तो किसी भी सूरत में सही नहीं है, ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन है लकड़ी काटना अवैध बना दिया गया, ठीक है, और डी ऑप्शन है लकड़ी संसाधनों तक की पहुंच। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लकड़ी काटना अवैध बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है What are some products obtained from forest? वनों से प्राप्त होने वाले कुछ उत्पाद क्या हैं? तो क्या है ये? कार और हवाई जहाज क्या वनों से मिलते हैं? ये लास्ट में ऐसा क्वेश्चन रखा जो कि आपका थोड़ा सा माइंड रिलैक्स कर देगा। नेक्स्ट है आपका मसालों और फल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, और जूते एंड कपड़े। तो आपको पता ही होगा, इसका तो आंसर खैर सभी जानते होंगे, मसाले और फल। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पीडीएफ, ये सारी क्वेश्चन आंसर सीरीज हमारी पूरी हो चुकी है इस चैप्टर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हम इसके या तो पॉलिटी का चैप्टर करेंगे या फिर हिस्ट्री का करेंगे, देखते हैं कौन सा चैप्टर लेके आएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको जितने भी नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको सारे ही क्वेश्चन आंसर्स, और जो हमने टारगेट रखा है ना 1500 क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपना टारगेट अचीव कर सकें। और होप सो ये वीडियोस और ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए काफी यूजफुल हो रहे हो। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये चीजें अगर आपके लिए यूजफुल हैं तो प्लीज 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 लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना हो सके उतना लाइक एंड शेयर करें, और मुझे फॉन्ट का जरूर बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी फॉन्ट इससे बड़ा रखने का। होप सो सारी चीजें आप लोगों के लिए यूजफुल हो रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और करते हैं हम फिर डिस्कशन अपने नेक्स्ट चैप्टर को। होप सो सारी चीजें आप लोगों को समझ आई हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।